एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस जोन पे। टुडे यू फॉलो, टुमारो वी लीड। और आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 से। हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक से ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स। तो अल्किन्स क्या होता है, उसके कॉन्फॉर्मेशंस और उसका नॉमेनक्लेचर हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम पढ़ेंगे कि उन्हें इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। पहला है इंडस्ट्रियल सोर्स। तो इंडस्ट्रियल सोर्स से अल्किन्स कैसे डिराइव होता है। तो जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, मतलब जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, या फिर नेचुरल गैस, ठीक है, तो जो गैस है और क्रूड पेट्रोलियम दैट इज कच्चा तेल, ये दोनों जो हैं वो हैं सोर्सेस ऑफ अल्केन। इनमें से अल्केन मिलता है नेचुरली। तो अल्केन कहां से मिलता है? क्रूड पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस से। अब ये क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बने कैसे? तो जो मरे हुए प्लांट्स थे, जो बहुत सालों पहले हुआ करते थे, जंगल तबाह होने में, जैसे अर्थक्वेक आया, वोल्केनो आया या फिर दूसरे कुछ रीजन के वजह से ये प्लांट जो मर गए वो जो है अर्थ के बहुत नीचे जाके दब गए, बरीड हो गए, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो वहां पे बरीड रहे। बहुत बहुत करोड़ों हजारों सालों तक वो वहां पे जो है दबे हुए रहे, ये डेड प्लांट्स। अब ये दबे हुए रहने के वजह से ये अर्थ के अंदर थे, जिसके वजह से वहां हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन था। और इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में ये डेड प्लांट्स के बॉडीज कन्वर्ट हो गए क्रूड ऑयल में। और ये क्रूड ऑयल जो है वो जमा होता गया डोम शेप्ड कैविटीज में। तो अर्थ के अंदर डोम शेप कैविटीज होता है, जिसके अंदर ये क्रूड ऑयल जो है जमा होता गया। और इस डोम शेप कैविटीज को आज हम ऑयल वेल्स दैट इज कुएं का जो है तेल का कुआं उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्रूड ऑयल बना नेचर में और क्रूड ऑयल से बनने लगा अल्केन्स। अब इस क्रूड ऑयल को या फिर इस कच्चे तेल को इस तेल के कुएं से निकाला जाता है, फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। आपने देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस चैप्टर 3 में। वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद क्रूड ऑयल जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में इन ऑयल रिफाइनरीज, मतलब ऑयल के जो फैक्ट्रीज हैं वहां ये क्रूड ऑयल को लाया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिल किया जाता है और अल्केन्स निकाला जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। यदि अल्केन्स को हम लैब में बनाना चाहें या खुद बनाना चाहें क्रूड ऑयल से ना लेके, तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है? अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। तो ये तीनों जो है हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। जिसमें से अल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अल्कीन और अल्काइन में डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड होते हैं, जिसके वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज अल्कीन और अल्काइन को हम अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स को हम अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमने एग्जांपल लिया है इथीन का। तो इथीन में आप देख सकते हो एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो
ये होता है इथीन का स्ट्रक्चर क्या है, H2C डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। तो इसी को हमने एक्सपांड करके लिखा है, तो ये इथीन है। अब इथीन को यदि आपको इथेन में कन्वर्ट करना है तो इथेन का क्या है, H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको क्या चाहिए, आपको यदि इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक और हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। कार्बन के बगल में आपको और एक हाइड्रोजन जोड़ना होगा। तो इस तरह से इथीन इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, ये हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन गैस से। जो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है जो हमें जोड़ना होगा इथीन में, उसे इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हम वो लेंगे हाइड्रोजन गैस से। तो ये है हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन जो जुड़ जाएगा आपके अल्कीन में और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। अब ये हाइड्रोजन गैस को अल्कीन में जोड़ना इतना आसान नहीं है, आपको इसके लिए स्पेशल कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। मतलब जैसे कि पाउडर्ड फॉर्म में आपको ये मेटल्स चाहिए, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल, ठीक है। प्लैटिनम और पैलेडियम आप रूम टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हो, बट यदि आपको निकेल यूज करना है तो आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। तो बेसिकली आप जो है आपके जो रिएक्शन का जो बर्तन है उसमें क्या क्या लोगे, इथीन लोगे, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करोगे और उसमें जो है कैटलिस्ट डालोगे, पैलेडियम का पाउडर या प्लैटिनम का पाउडर या फिर निकल का पाउडर, और फिर ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा आपके इथीन में, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है इथीन में इस तरह से और इथीन कन्वर्ट हो रहा है इथेन में। तो इस तरह से आप अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ ध्यान रखें, ये हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली जो है वो डेंजरस है क्योंकि वो तुरंत आग पकड़ सकता है, ठीक है। और इसलिए इस मेथड को करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सिमिलरली एक दूसरा रिएक्शन है प्रोपीन टू प्रोपेन। यदि आपको प्रोपीन को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, याद रखें यहाँ जो भी अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है उनमें कार्बन का नंबर सेम रहेगा, बस 2 हाइड्रोजन के नंबर इंक्रीज होंगे। तो प्रोपीन जो है उसे आपको प्रोपेन में करना है तो वापस आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, फिर मेटल पाउडर्ड फॉर्म में प्लैटिनम या पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे या फिर निकेल मेटल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वापस आपका हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा प्रोपीन में और इस तरह से प्रोपीन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में। अब है फ्रॉम अल्काइंस। ये तो हमने देख लिया डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अल्कीन टू अल्कीन। अब हमको ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, दैट इज अल्काइंस टू अल्केन। अब अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्केन का H3C सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब इसका मतलब हमें इस साइड और दो हाइड्रोजन चाहिए। यदि हम दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे दोनों साइड तब जाके हमारा अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए अब हमने एक के जगह 2H2 का यूज किया है, 2H2। मेटल दैट इज कैटलिस्ट सेम है, पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर निकल। पैलेडियम और प्लैटिनम यूज करने के लिए आप रूम टेम्परेचर पे ही कर सकते हो रिएक्शन, बट यदि वापस निकल यूज कर रहे हो तो आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर चाहिए। अब क्या होगा, अब पहला H जुड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, और अल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड में, और फिर वापस इसमें दूसरा H जुड़ेगा तब फिर आपका अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। तो बेसिकली आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 चाहिए। अब इसका समरी इस तरह से है, आपका अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इसे यदि आप H2 गैस के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, तो आपका अल्कीन एक हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ जाएगी और यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा वो अल्केन में। यदि आपको अल्काइन को कन्वर्ट करना है अल्केन में तो आपको 2H2 यूज करना होगा। यहाँ टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 2H2 यूज कीजिएगा। तो
अब अल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अब इस -2 को आपको +2 में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको 2 H2 लगेंगे। अब इसमें प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल डालिए एज कैटलिस्ट इन पाउडर फॉर्म और अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। बट याद रखें, कोई भी अल्कीन या फिर अल्काइन जो कन्वर्ट हो रहा है अल्केन में, वहां कार्बन का नंबर सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से हम अल्केन कैसे पा सकते हैं? तो पहला है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यदि हम अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर पाए तो हम अल्केन पा सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कैसे करेंगे? तो इसके लिए H2 गैस काम नहीं करेगा। याद रखें, यहाँ पे आप H2 गैस यूज नहीं कर सकते। तो अब कैसे करें? तो पहले आपने कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया है, जैसे हमने मिथिल आयोडाइड लिया है। मिथिल आयोडाइड को हम ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मिथिल आयोडाइड को हमने किससे ट्रीट किया? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब याद रखें, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट होके बनाते हैं 2H, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन। अब याद रखें, H2 और 2H में क्या फर्क है? H2 एक मॉलिक्यूल है और वो स्टेबल है, while 2H जो है वो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, दो अलग एटम्स हैं हाइड्रोजन के जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसलिए इन्हें नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। ये नेसेंट हाइड्रोजन बनाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे कैसे बना है? जिंक और HCl को रिएक्ट करके। तो मिथिल आयोडाइड को रिएक्ट करवाया जाता है जिंक और HCl के सॉल्यूशन के साथ, जो नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है और ये नेसेंट हाइड्रोजन अब मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट होगा। तो कैसे रिएक्ट होगा? तो आपके पास है मिथिल आयोडाइड और आपके पास है नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब 2H है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका पहला H है वो रिएक्ट हो जाएगा आपके I के साथ। तो इस तरह से HI बन के वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए HI मिल गया और जो बचा हुआ आपका जो CH3 है वो दूसरे H के साथ जुड़ेगा और बनेगा CH4। तो इस तरह से अब आप आपके अल्काइल आयोडाइड को जो है अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर चुके हैं अल्केन में। ठीक है, तो आपको एक हैलाइड निकालना है, उसकी जगह एक हाइड्रोजन बस जोड़ना है और जो हैलाइड बाहर निकलेगा उसको सेकेंड हाइड्रोजन के साथ जोड़ के बाहर निकालना है। बस याद रखें, यहाँ पे H2 गैस ना यूज करें, यहाँ सिर्फ नेसेंट हाइड्रोजन यूज करें। नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इथिल ब्रोमाइड का, जहां इथिल ब्रोमाइड जो है वापस ट्रीट हो रहा है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। ये नेसेंट हाइड्रोजन वापस मिला जिंक प्लस HCl के रिएक्शन से। ये नेसेंट हाइड्रोजन वापस जुड़ेगा इसके साथ, तो एक हाइड्रोजन जाएगा आपके यहाँ पे विथ द अल्काइल पार्ट और एक जाएगा विथ हैलाइड पार्ट। तो हैलाइड पार्ट के साथ HBr बनेगा और अल्काइल पार्ट के साथ अल्काइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। यहाँ 2 नहीं है, ये 2 को रब करते टेक्स्ट बुक में। तो ये है आपका रिएक्शन जहां रिडक्शन हो रहा है अल्काइल हैलाइड्स का अल्केन में। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स यूज करके आप अल्केन को, दैट इज अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसका फर्स्ट एग्जांपल है ब्रूड्स कपलिंग रिएक्शन। ये ब्रूड्स कपलिंग रिएक्शन नाम पड़ा साइंटिस्ट ब्रूड्स के बाद, जिन्होंने सोडियम मेटल को यूज करके, याद रखें जब ये ब्रूड्स नाम सुने आप तो उन्होंने क्या किया था? सोडियम मेटल को यूज करके 2 अल्काइल हैलाइड को एक साथ लाया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, और उसको कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। और ये जो अल्काइल हैलाइड्स है वो सोडियम के साथ बाहर चले जाते हैं, हैलाइड्स स्पेशली। तो यहाँ देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली ब्रूड्स ने क्या किया था? उन्होंने लिया अल्काइल हैलाइड, उसमें डाला सोडियम मेटल। सोडियम मेटल ने क्या किया? सोडियम मेटल ने जो है आयोडीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, सॉल्ट बना के बाहर चला गया, और जो बचा हुआ अब R है आपका, वो दोनों R जो है आपस में जुड़ गए और बन गया अल्केन। तो यहाँ पे जो भी अल्केन बनेगा उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा अल्काइल हैलाइड से। सपोज अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन है तो अल्केन जो बनेगा उसमें 2 कार्बन आ जाएंगे। अल्काइल हैलाइड में सपोज 2 कार्बन है तो जो अल्केन बनेगा उसमें 4 कार्बन आ जाएंगे, एंड सो ऑन।
तो यहाँ ध्यान दिए, यहाँ पे देखिए लिया है मिथिल ब्रोमाइड, जिसे 2 मॉलिक्यूल लेना है आपको, 2 मिथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम मेटल। तो ऑब्वियसली सोडियम मेटल जो है वो दोनों Br को लेके बाहर चला जाएगा, और जो बचा हुआ आपका जो है ये ग्रुप CH3 आपस में जुड़ के बन जाएगा अल्केन। और ये रिएक्शन होता है इन ड्राई ईथर। यहाँ पे पूरा ड्राई कंडीशन चाहिए, एक ड्रॉप भी वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर के साथ नहीं तो सोडियम मेटल रिएक्ट होने में बिजी हो जाएगा, इसलिए हमेशा ईथर ड्राई चाहिए। नेक्स्ट है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से। अब देखिए ब्रूट्स ने यूज किया था सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यूज किया गया, तभी भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, बट उससे बेटर तरीके फ्यूचर में जो है पाए गए, जिससे आप अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हो अल्केन में। फर्दर मेथड्स थे जो यूज किए गए थे, वो था मैग्नीशियम एंड लिथियम्स, जिसमें से मैग्नीशियम आपके सिलेबस में है। तो वहां पे जो है मैग्नीशियम मेटल यूज करके अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया गया था। अब जब आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हो, तो डायरेक्टली जैसे आपको ब्रूट्स रिएक्शन में सोडियम को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट अल्केन मिल रहा था, वैसे यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आप सोचोगे MgX निकल जाएगा और RR को जुड़ेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम मेटल है वो इस RX बॉन्ड के बीच में घुस जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखें, अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा वापस ड्राई ईथर में, यहाँ पे थोड़ा भी वाटर नहीं चाहिए, नहीं तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट होने में बिजी हो जाते हैं। तो जब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड होगा और मैग्नीशियम डालोगे, तो मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड के बीच में घुस जाएगा। देखिए R और X के बीच में मैग्नीशियम घुस गया, और ये बनता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बीच में है ना, अल्काइल हैलाइड था, उसके बीच में मैग्नीशियम घुस गया, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका नाम है ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट। इसका नाम ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट है वो ग्रिडनार्ड्स साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, और उनके नाम पे इसका नाम हो गया ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट। अब ये जो RMgX बना है वो हाईली रिएक्टिव विद वाटर है, मैंने बताया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट आपका बन गया है, अब उसमें आप वाटर डालिए। वाटर डालते ही जैसे मैंने बताया है, मेटल रिएक्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, बिजी हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये मैग्नीशियम जो है वाटर का OH ले लेता है, तो MgX और OH बन जाते हैं MgXOH, जो इस तरह से एक्चुअली दिखते हैं। Mg में एक X होता है और दूसरी तरफ OH, तो ये बन जाता है MgXOH, और जो बचा हुआ आपका R है और H है वो बन जाता है RH, दैट इज अल्केन, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड कैसे बना, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने मिथिल आयोडाइड लिया है, उसके साथ मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर यूज किया, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने यूज किया, यहाँ पे उन्हें मिला ग्रिडनार्ड्स रिएजेंट, दैट इज मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इस मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को उन्होंने सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो MgIOH बन के बाहर चला गया, दैट इज MgIOH, जो इस तरह से दिखेगा MgIOH, और जो बचा हुआ आपका CH3 है इस H के साथ जुड़ के बन गया मीथेन। तो इस तरह से आपका अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो गया अल्केन में। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स क्या है, तो पहला है पोलैरिटी, सिर्फ यही एक फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखें, जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आपको जैसे पता होगा, यदि दो बॉन्डेड एटम्स हो, कोई भी दो बॉन्डेड एटम्स है, सपोज CX जैसे अल्काइल हैलाइड में होते हैं, तो दो बॉन्डेड एटम्स में यदि एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन के ये दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो ये X यदि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो X इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने की वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और X के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गया। तो एक्चुअली ये बॉन्ड इस तरह से दिखेगा, X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा मतलब स्मॉल, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को जाने दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था देन कार्बन। और इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज बन गए हैं, ठीक है, दो चार्ज बनने की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड पोलर हो गया है। बट यदि आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, या फिर कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बॉन्ड्स के बीच में ये किसी की तरफ खींचे नहीं जाते, ये बराबर बीच में ही रहते हैं, ये किसी की तरफ खींचे नहीं जाते। जैसे यहाँ पे CX बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे थे, इस केस में वो इलेक्ट्रॉन कहीं खींचे नहीं जाएंगे, वो बराबर बीच में रहेंगे। और बराबर बीच में रहने की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है, ना कार्बन पे ना हाइड्रोजन पे कोई अलग सा चार्ज डेवलप हो रहा है। और कोई अलग सा चार्ज नहीं डेवलप होने की वजह से ये जो बॉन्ड्स हैं, ये ऑब्वियसली कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। जैसे आपके CX बॉन्ड में हुआ था चार्ज डेवलप पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इलेक्ट्रॉन पूल हो रहा था और इसलिए वहां पोलर था। बट इस केस में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन बराबर बीचों बीच है, इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज्यादा है ना कम, इसलिए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो अल्केन्स इसलिए क्या होते हैं? नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि अल्केन्स में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, क्योंकि सारे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स में, जो अल्केन्स में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होता है, वो सारे सेम होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इसलिए वो नॉन पोलर होते हैं। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका फोर्स जो वर्क करता है ऑब्वियसली है वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये अलग बात हो गया। अब हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे अल्केन पे। अब अल्केन में दो मॉलिक्यूल है, सपोज CH4 CH4, ये दोनों मॉलिक्यूल को आपस में कौन जोड़ के रखेगा? दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी होता तो दो अपोजिट चार्ज उन्हें जोड़ के रख सकते थे, बट इनमें पोलैरिटी नहीं है, इनके बॉन्ड्स जो है नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के कौन रख सकता है? सिर्फ और सिर्फ वंडर वॉल फोर्सेस। तो वंडर वॉल फोर्सेस जो है ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन को आपस में जोड़ के रखते हैं। बट यहाँ ध्यान रखें, ये दो जो वंडर वॉल फोर्सेस हैं वो बहुत वीक फोर्स होते हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रांगली इनको पकड़ के नहीं रख पाते हैं, ठीक है, और ये जो है वीक फोर्सेस कहलाते हैं। अब यहाँ एक और ध्यान रखें कि जैसे जैसे सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा, तो उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वॉल फोर्सेस होगा। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो, देखिए पहला ये दूसरा, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो वंडर वॉल फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग कब होगा? जब वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब ये स्टेटमेंट जरूरी क्यों है? ये स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है, यदि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए मॉलिक्यूल जो ब्लू में दिखाए गए हैं, मॉलिक्यूल जो रेड में दिखाए गए हैं, जो ब्लू में दिखाए गए हैं उनमें भी 5 कार्बन है, जो रेड में दिखाए गए हैं उनमें भी 5 कार्बन है, दोनों में 5 कार्बन है, दोनों में 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों में ही 12 हाइड्रोजन से आप काउंट कर सकते हो। पर जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, वो सीधे सीधे अलाइंड है, जिसकी वजह से इनमें सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के वजह से ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल 1 एंड मॉलिक्यूल 2, दोनों जो एक जैसे हैं, बट सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से बहुत दूर तक एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है जो ब्रांच्ड हैं, ये एक्चुअली ब्रांच्ड हैं, आप देख सकते हो इनमें ब्रांचिंग निकल गया है पेड़ की तरह, ठीक है। अब ये ब्रांच्ड हैं, इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 हैं वो बहुत दूर तक नहीं एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं,
क्योंकि ये ब्रांच्ड है, इनका सरफेस एरिया स्मॉल हो गया है और स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से वो बहुत दूर तक एक दूसरे से जुड़े नहीं हो सकते, जिनकी वजह से इनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि उनमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और कम होते हैं ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। अब ये वंडरवॉल फोर्सेस से क्या फर्क पड़ता है? यदि वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होगा तो याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी उस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो दो मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे और उन्हें अलग करने के लिए, मतलब उनको मेल्ट करने के लिए, बॉइल करने के लिए मॉलिक्यूल्स को अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो है स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स में सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, और इन दो मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए यदि आपको मेल्ट करना है या बॉईल करना है, आपको बहुत ज्यादा हीट देना होगा कि ये इस वंडरवॉल फोर्स जो ज्यादा है उससे भी आगे निकले और दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाए। बट ब्रांच्ड के केस में क्या होता है? ब्रांच्ड के केस में वंडरवॉल फोर्सेस कम है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा हीट नहीं देना पड़ता है इस केस में, जिससे ये दो मॉलिक्यूल अलग हो जाए और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखे। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्रांच मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट चेन अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ब्रांच्ड। ब्रांच्ड अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए आपको पार्टली जो है मेल्टिंग प्रोसेस करना होगा या कंप्लीटली ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है, जो वंडरवॉल फोर्सेस है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच्ड हो, यदि आपके दो मॉलिक्यूल को अलग करना है तो मेल्टिंग के दौरान ये बहुत कम अलग होते हैं, मतलब थोड़ा सा वंडरवॉल फोर्स रह जाता है, बट बॉइलिंग के दौरान पूरी तरह वो अलग हो जाते हैं। दूसरी बात याद रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स में, अल्केन्स कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, ना उन्हें कलर होता है ना उन्हें कोई स्मेल होता है। जो फर्स्ट फोर अल्केन्स है, फर्स्ट फोर अल्केन्स कौन होते हैं? मीथेन, करेक्ट, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये जो आपके फर्स्ट फोर अल्केन्स हैं ये हैं गैसेस। नेक्स्ट अल्केन फ्रॉम 5 to 17, दैट इज पेंटेन से लेके कार्बन 17 तक, वो लिक्विड्स होते हैं, और 18 नंबर के कार्बन से सारे अल्केन सॉलिड होते हैं। तो याद रखें, जो पहले चार अल्केन्स हैं वो गैस है, अल्केन फ्रॉम C5 to C17 लिक्विड है, और C18 से वो लोग सॉलिड हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट है, इस जो भी प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा है हम उसे समराइज करेंगे। तो याद रखें, पहले जो चार अल्केन्स वो क्या है? गैस है। ठीक है, फिर उसके बाद वाले जितने भी अल्केन्स वो लिक्विड हैं। अब ये इनके नाम है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये फर्स्ट थिंग याद रखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग, जिन मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि ब्यूटेन एंड 2-मिथिल प्रोपेन, इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इनके केस में जो स्ट्रेट चेन होगा, जैसे ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट उसके ब्रांच्ड वाले से, जैसे 2-मिथिल प्रोपेन से, वहां पे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि स्ट्रेट चेन का क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस होता है, और ये ब्रांच्ड का कम है क्योंकि यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। सिमिलरली यदि आप दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे पेंटेन, 2-मिथिल ब्यूटेन एंड 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन, ये तीनों भी जो कंपाउंड है C5H12 ही हैं, बट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है पेंटेन का क्योंकि वो स्ट्रेट चेन है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन का क्योंकि उसमें दो ब्रांचेस है,
और बीच में किसका है, 2 मिथिल ब्यूटेन का, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ब्रांच है। तो जैसे आप पेंटेन का एग्जांपल लेके समझ सकते हो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखें। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.